प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इस समय अनुक्रम एवं श्रेणियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विविध प्रश्नावली के प्रश्न जो समांतर, गुणोत्तर और विविध श्रेणी से संबंधित हैं उनको हल कर रहे हैं। उसी से संबंधित आज हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे NCERT विविध प्रश्नावली का 16वां प्रश्न है। कह रहा यदि इतना B 1/C 1/A C 1/A + 1/B यह समांतर श्रेणी में है तो हमको सिद्ध करना है कि A, B, C एक समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है और उसके प्रत्येक पद में कोई एक संख्या जोड़ी जाए तो जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। यदि कोई एक ही संख्या प्रत्येक पदों से घटाया जाए तो नई श्रेणी जो प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी एक संख्या से ही सभी पदों में भाग दिया जाए तो जो प्राप्त श्रेणी होती है वह भी समांतर श्रेणी होती है। इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे आज। तो प्रूफ देखा जाए, कह रहा है ये तीनों किसमें है? AP और समांतर श्रेणी में, AP और समांतर श्रेणी में। इसका मतलब कि अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, ब्रैकेट लिखा हुआ है, लघुत्तम लेकर के लिखा गया है। ये हो गया A, B और A, लघुत्तम हो गया BC, जगह C B + C, कामा B A + C CA, C A + B AP, कुछ क्या नहीं तो लघुत्तम में लिया गया है। इसी को अब यहाँ क्या किया गया है, ब्रैकेट हटा दिया गया। जब ब्रैकेट हटा दिए तो ये पद आ गया। यह AP में एक दिया हुआ पहले से ही, आपको सिद्ध करना है कि A, B, C समांतर श्रेणी में। अब प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया गया। देखिए लिखा है प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर तो जानते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में कोई एक संख्या जोड़ी जाए तो जो नई श्रेणी होगी वह समांतर होगी। तो प्रत्येक में एक जोड़ दिया गया। देखिए और किस में होगी, AP में होगी। लघुत्तम ले लिया गया है, AP में होगी। अब देखिए AB + BC + C यहाँ भी है, A + B AB BC C यहाँ भी है, AB + BC + C यहाँ भी AP में है। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में AB + AC + BC से भाग देने पर, यदि AP में है तो प्रत्येक पद में हमने भाग दे दिया। और चूंकि प्रत्येक पद में एक ही पद से एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा है तो जो नई श्रेणी आएगी वो भी AP में आ जाएगी। ये हो गया 1/BC 1/C, ये कट जाएगा 1/AB, ये AP में हो गया। ABC से प्रत्येक में गुणा करने पर गुणा कर देंगे, क्या रहा है A, B, C, ये AP में हो गया। इस तरह से हम समांतर श्रेणी का जो गुणों का प्रयोग करके हम सीधे जो है A, B, C को हमने सिद्ध कर दिया कि यह AP में है। ये 17वां प्रश्न देखिए उसी का प्रश्नावली। कारक यदि A, B, C, D यह गुणोत्तर श्रेणी में है तो A पावर n + B पावर n, B पावर n + C पावर n, C पावर n + D पावर n यह गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यह गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब देखिए क्योंकि A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में है तो यदि हम सर्वांतर R मान लें तो गुणोत्तर श्रेणी का गुण होता है कि पहले पद में सर्वानुपात से गुणा कर दिया जाए। सर्वांतर नहीं है, ये मान लिया गया कि R सर्वानुपात है तो यदि पहले पद में सर्वानुपात से गुणा कर दिया जाए तो दूसरा पद निकल जाता है। दूसरे पद में सर्वानुपात से गुणा किया जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। तीसरे पद में सर्वानुपात से गुणा कर दिएगा, चौथा निकल जाएगा। तो यदि ये पहले से दिया हुआ A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि सर्वानुपात R है तो B बराबर हो जाएगा AR, C बराबर B में R का गुणा करेंगे C निकल जाएगा D में, और C में R का गुणा करेंगे D निकल जाएगा। हमको सिद्ध करना है कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, अब देखिए तीन संख्या जनरल ले लिया जाए A,
बी सी। यदि हम मान लें कि गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो तीन संख्याएं जब भी गुणोत्तर श्रेणी में कब होंगी? जब दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया जाए और तीसरे में दूसरे का भाग दिया जाए, तो सर्वानुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यदि ए बी सी हम जीपी में मान लिए, इसका मतलब कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दे दिया जाए, यह बराबर किसके होगा? तीसरे पद में दूसरे पद से भाग देने पर। 3/b। तिरक हम गुणा कर दें तो b गुणे b, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी। इसका मतलब कि तीन संख्या ए बी सी गुणोत्तर में होगा यदि बीच वाले का वर्ग शेष दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। ये हमेशा जान लीजिए कि यदि कोई तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब कि बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दो के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यदि कहता है एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब बीच वाले का वर्ग वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले और अंतिम का गुणनफल, ये हो जाएगा एक्स जेड। या कहीं हल करते करते दिया जाए वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, इसी तरह से ए बी सी यदि कह दे कि समांतर में है, यदि ये कह दे कि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर में कब होगा? जब दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए और तीसरे में से दूसरा घटा दिया जाए, तो अंतर क्या होगा? समान होगा। तो यदि समांतर में है, इसका मतलब कि b माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए? सी माइनस डी। पक्षांतर करके बी इधर पहले से है, ए आएगा प्लस बी, इधर माइनस ए इधर जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी, और बी 2b बराबर हो गया ए प्लस सी, 2b बराबर हो गया ए प्लस सी। इसका मतलब कि यदि ये तीन संख्या ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले का दो गुना 2b बराबर हो जाएगा पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब कि यदि हमको सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, तो यदि हम यह सिद्ध कर दें कि बीच वाले का दो गुना 2i बराबर एक्स प्लस जेड, यदि हम सिद्ध कर दें कि बीच वाले का दो गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड समांतर में होगा। और यदि हम ये सिद्ध कर दें कि बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर है, एक्स गुणनफल के बराबर है, इसका मतलब कि एक्स वाई जेड जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। वही चीज़ यहाँ करना है। तो हमने ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी माना गया। यदि आर सर्वानुपात है तो बी बराबर हो जाएगा ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर, डी बराबर ए आर क्यूब। हमको ये सिद्ध करना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब कि बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम LHS लेके चलेंगे। देखिए b पावर n प्लस सी पावर n बराबर स्क्वायर हो गया, b का मान दिया गया है, b बराबर क्या है? ए आर, सी का मान है ए आर स्क्वायर पावर, ठीक, ब्रैकेट हटाएंगे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ कॉमन क्या है? a पावर n और r पावर n कॉमन है। देखिए ये हो गया 1 प्लस r पावर n का स्क्वायर, ये हमारा हो गया बायां पक्ष। अब दायां पक्ष भी ले लीजिए, दायां पक्ष ये है, यहाँ हो गया, ठीक, ए पावर n हो गया, b बराबर क्या है? ए आर, तो ए आर पावर n हो जाएगा, ए आर स्क्वायर पावर n हो गया, डी ए आर क्यूब पावर n हो गया। ये यहाँ आ गया हल करने, ये हल करेंगे तो आ जाएगा। और देख रहे हैं ये किसके बराबर है? ये LHS के बराबर है। इसका मतलब यह बराबर इतना हो गया, अतः क्या हो जाएगा? यह तीनों पद जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएंगे। ये उसी प्रश्नावली का 20वां प्रश्न है। कह रहा कि यदि ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, यदि रहा ए बी सी किस में है? समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है।
और अभी बताया गया है कि यदि तीन संख्या समांतर श्रेणी में है, तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा कि बीच वाले का 2 गुना 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो लिखा ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, बी सी डी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका कब होगा, इसका मतलब है कि बीच वाले का वर्ग, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे के गुणनफल के बी और गुणनफल के बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब बीच वाले का 2 गुना शेष दोनों के उपफल के बराबर हो गया। हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब कि बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर कह रहा है 1/c 1/d और 1/e समांतर श्रेणी में। इसका मतलब हो जाएगा, फिर यहाँ होगा बीच वाले का 2 गुना, तो 2 गुणे 1/d बराबर 1/c प्लस 1/e। मतलब ये आएगा, हल करेंगे ये आएगा, इसको समीकरण नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए जो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। हमको ये सिद्ध करना है ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब कि बीच वाले का वर्ग क्या होना चाहिए, ए और ई के बराबर। देखिए ए गुणे ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा, जब बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए जो सिद्ध करना है, इसमें कहीं बी नहीं आया हुआ है, कहीं इसमें क्या है, बी नहीं आया हुआ है और कहीं डी नहीं आया हुआ है, ये दोनों चीज़ नहीं आए हुए हैं। इसका मतलब कि जो समीकरण 1, 2 और 3 है, उन्हीं में से हम बी और डी, बी का मान निकालेंगे। किसी दो समीकरण से बी और डी का मान निकाल करके एक में रखेंगे जिससे बी और डी पता हट जाए। तो देखिए समीकरण नंबर 3 से डी का मान ये हो गया और समीकरण नंबर 1 से बी का मान निकालेंगे। समीकरण नंबर यहाँ देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बटा 2। तो समीकरण 1 से बी का मान निकाल लिया गया है, समीकरण 3 से डी का मान निकाल दिया गया है और किस में रखा गया है, समीकरण 2 में हम रख देंगे, समीकरण 2 में हम रख देंगे। ठीक, समीकरण 2 क्या है, सी स्क्वायर बराबर बी डी, सी स्क्वायर बराबर बी डी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सी स्क्वायर बराबर बी का मान ये हो गया और डी का मान यहाँ हो गया। एक सी और एक सी यहाँ कैंसिल हो गया, सी हो गया, सी बराबर हो गया ए प्लस, देखिए ए प्लस सी बटा 2, यहाँ 2e बटा सी प्लस ई, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया सी बराबर ए प्लस सी ई सी प्लस सी, धीरे गुणा कर देंगे, हल करेंगे। देखिए आ गया सी स्क्वायर बराबर ई ई। ठीक, अब देख रहे हैं हम ए सी ई, क्योंकि बीच वाले का वर्ग देखिए, बीच वाले का वर्ग इन दोनों ई है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब ए सी और ई क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। विविध श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, कार्य श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करिए। ये दिया हुआ है, n पदों तक का दिया हुआ है, दी हुई श्रेणी लिख लिया गया है, ये लिख लिया गया है। पहले ही बताया गया था कि जब किसी भी दी हुई श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद या तीसरा पद ये 2 या 2 से अधिक पदों के गुणनफल के रूप में लिखा हो, ठीक, या योगफल के रूप में, तो सबसे पहले उसको हम 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में क्या कर लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं। तो देखिए पहला पद 2 गुणे 4 के रूप में लिखा हुआ है, 4 गुणे 6, 6 गुणे 8 ऐसे। तो हम दी हुई श्रेणी को 2 पदों में विभक्त करने पर सबका पहला पद लेते हैं, 2 4 6 डॉट डॉट, एक श्रेणी ये बन जाएगी और दूसरा पद लेकर के 4 6 8 1। अब दी हुई श्रेणी का nवां पद, तो दी हुई श्रेणी का nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट का nवां पद, और चूँकि पदों के बीच गुणनफल का चिन्ह है 2 गुणे 4 4 गुणे 6, तो हो जाएगा गुणे हो जाएगा 4 6 8 का nवां पद। और अब देखिए यह समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी बन रहा है, यहाँ भी समांतर श्रेणी बन रहा है। और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है,
टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फल। ठीक है, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जरा एनवा पद निकालिए यहाँ, एनवा पद ए की जगह हो जाएगा 2, एन माइनस वन हो जाएगा, और डी का मान कितना है 4 में से 2 घटाएंगे तो ए 2 आ गया। यहाँ इस श्रेणी के लिए क्या है, पहला पद ए एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। हल करेंगे तो हमारा ये आ गया, देखिए एनवा पद क्या आ गया, 2 गुणे 2 4 एन एन प्लस, दी हुई श्रेणी का एनवा पद हमको निकल गया। अब यदि एन पदों का योगफल ज्ञात करना है तो सिग्मा लगा लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि श्रेणी का एनवा पद निकल गया है, श्रेणी का एनवा पद निकल गया है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब एन बराबर 20 रख देना है, तो एन बराबर हम 20 रख देंगे, 4 गुणे 20 हो गया 16 80, ऐसे निकालें। चौबीसवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम यान प्राकृतिक संख्याओं का योग है। S1 क्या है, यान प्राकृतिक संख्याओं का योग है। S2 उनके वर्गों का योग है, और उनके घनों का योग है। S3 है, तो ये सिद्ध करना है। S1 S2 और S3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ये दिया हुआ है, देखिए S1 क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, और हम जानते हैं, सिद्ध भी कराया चुका है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, n प्लस 1/2 के बराबर होता है, जिसे ये बताया गया कि सिग्मा n द्वारा भी लिखते हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग S1 बराबर हो गया n प्लस 1/2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। S2 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को लिखा गया था सिग्मा n स्क्वायर, और इसका मान कितने बराबर था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, सिद्ध भी कराया गया था। तो S1 हो गया, S2 हो गया। S3 क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो S3 इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले S1 लिख लिया गया है, S2 लिख लिया गया है, और S3 लिख लिया। हमको सिद्ध क्या करना, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो हम बड़ा वाला व्यंजक जो थोड़ा ज़्यादा हो, हम दायां पक्ष लेके चलेंगे और देखेंगे कि यह बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो RHS मान लिया, RHS लेके चला गया, हो गया S3 1 प्लस 8 S1। अब S1 और S3 का मान रखा जाए तो देखा जाए कि आ रहा है कि नहीं। S3 का मान क्या है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर लिखा भी है समीकरण नंबर 3 में। S1 का मान समीकरण नंबर 1 से रख दिया गया, देखिए ये हो गया, अलग अलग कर दिया जाए, हो गया n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में है 1 प्लस 8 इंटू S1 का मान 2 गुणे 8 2 चौक 8 है 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4n n प्लस 1। यहाँ देखिए एक लाइन ही महत्वपूर्ण है, यहाँ 9 से गुणा 9 से भाग कर दिया गया, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ क्योंकि कट करके फिर बराबर आ जाएगा, तो 9 से गुणा और भाग कर दिया गया। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 9 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 36 9 चौक 36। यहाँ 4n स्क्वायर, जब ब्रैकेट हटाया गया तो आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यह किसके बराबर है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर है। अभी यदि इसका वर्ग किया जाए, इसका वर्ग किया जाए तो यही आएगा, वर्ग करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 9 n स्क्वायर n प्लस 1 का 36 हो गया, और ये हो गया, इसको सबको 9 बाहर हो गया, 9 बाहर कर लीजिए, इन सबको एक साथ करके देखिए सब पद वर्ग के रूप में, तो हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1, और 36 का वर्ग होता है 6, तो इस सबको एक साथ लिख लिया गया, देखिए का होल स्क्वायर लिख दिया गया है। और यह किसके बराबर है, S2 के बराबर होता है। यह किसके बराबर है, S2 के बराबर है, चूँकि स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 9 S2 स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को हल करते वक्त ये देखना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, इसका किस तरह से हम प्रयोग करें कि जो चीज़ सिद्ध करना है या जिसका मान निकालना है
हम निकाल लें। ठीक, तो पुनः आप सभी लोग समांतर, गुणोत्तर और विविध श्रेणी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करें, चाहे वो एग्जाम्पल हो। नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर पूछें। ठीक है, और इसको वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखें, ध्यान दें। देखते वक्त ध्यान देना है कि जो आवाज़ आ रही है, पेन कहाँ चल रहा है, पता चला चूँकि पेज स्क्रीन रिकॉर्डर है, पेज पहले से डिस्प्ले होता है, तो आप आवाज़ और पेन आवाज़ को न सुन करके और पेन एक साथ न देकर के नीचे ऊपर देखना शुरू करते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है और प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। ठीक, तो सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ठीक, बाकी की चीज़ें आगे के टर्न में बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।